हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सभी लोगों का वेलकम बैक। आइए आइए आइए। और सबसे पहले ये बताइए कि रोटेशनल मोशन में आपको ये विजुअलाइज हुआ कि नहीं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? बेटा देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, रोटेशनल मोशन बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका नीट में बहुत सेपरेटफुल है, सेपरेटफुल है एकदम। ये बात अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। पहला सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटेल में आपको 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में पढ़ाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा बेटा टॉर्क। तीसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट टॉर्क जीरो हो, वो बैलेंस वाले सवाल, सीसॉ वाले सवाल, रस्सी से बांधने वाले सवाल। चौथा टॉपलिंग। टॉपलिंग एकदम सेपरेट इजी करके बताया था आपको। पांचवा प्योर रोटेशन, फिक्स एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। इससे सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसमें हम लिखते हैं टॉर्क बराबर आई अल्फा, सिंपल टॉर्क बराबर आई अल्फा। छठा प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट। सातवां एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशन में और पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशन में, रोलिंग में। तीन लास्ट लेक्चर में मैंने 3 अलग अलग सेक्शन बना के आपको दिखाया था, सेक्शन बना के आपको दिखाया था। और आठवां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और उस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मैंने आपको डिफरेंट तरह के सवाल दिखाए हैं। क्लियर है? डिफरेंट तरह के सवाल दिखाए। तो बेटा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेपरेट है, टॉर्क बिल्कुल सेपरेट है, टॉपलिंग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉपलिंग में ये दोनों कंबाइंड आता है। टॉर्क नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे लगता है नीट 2026 में इससे सवाल आएगा। याद करो, मैंने तुमको बताया था बहुत अच्छे से। रोलिंग चांसेस कम है, एंगुलर मोमेंटम में सवाल आ सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आता है चीजें? क्या रोटेशनल मोशन के रोलिंग के सवाल बिना पेन के आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा शाम तक, जिसमें 3 असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए। कितने लोगों ने रोटेशन के तीनों असाइनमेंट देख लिया है? तीनों असाइनमेंट देख लिया? बहुत धांसू असाइनमेंट है, दूसरा और तीसरा। तो 3 असाइनमेंट आपने देख लिया, ठीक है। अब यहां पे असाइनमेंट आएगा, जो अगला होगा वो होगा रोलिंग मोशन का और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। 2 असाइनमेंट और मिनिमम आपको देंगे इसमें, जो कवर कर रहा होगा प्योर रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉपलिंग वाले केसेस को। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर? इजी हो गया चीजें कि नहीं हो गया? जल्दी बता दो। आसान लग रहा है रोटेशन? बहुत टफ है थोड़ा। अच्छा, 15 लेक्चर मैंने लिए, बहुत लोगों को लगे 15 लेक्चर आपने लिए, जिसमें से 2 लेक्चर आधे आधे घंटे के हैं। तो ऑफिशियली मैंने 14 लेक्चर ही, 13 लेक्चर ही लिया है। पहला लेक्चर आधे घंटे का था। तो यार सर पे मत बैठो, मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी चीजें देख रहा हूं, मेरे भी आंख नाक कान खुले हैं। बहुत टाइम से बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या तुम मेरे तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो? थोड़ा सा मेरे तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करते हो? थोड़ा बहुत मेरे तरफ तुम्हारा झुकाव है, अट्रैक्टेड महसूस करते हो? बताओ इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? हाँ, मेरे तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड महसूस करते हो? थोड़ा तुम पर मेरे तरफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? मैं तुमसे अट्रैक्ट हो रहा हूं, तुम मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हो। इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार का नाम है ग्रेविटेशन। दुनिया का कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। खैर, आई लव यू सर। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही है कि अलग अलग है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही है कि अलग अलग है? ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है कि अलग अलग है? बताओ। ये दोनों अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के बीच में लगता है, किसी भी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मासिव ऑब्जेक्ट। मास होना चाहिए तभी वो लगेगा।
मासिव ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मास, ड्यू टू देयर मास, ड्यू टू देयर मास। एनी आर्बिट्री से दुनिया का हर एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। Force of attraction between any two massive object is called, due to their mass, is called gravitational force, is called gravitational force, gravitational force। दुनिया का हर एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। मैं तुम पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये जो मार्कर है वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं। दुनिया का हर एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, लेकिन उस फोर्स को हम कैलकुलेट सारे मासेस पे कर नहीं सकते हैं। अब मान लो सिलेंडर भाई साहब है, अब ये सिलेंडर भाई साहब मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कब से पड़ा हुआ यहां पे देखो, ये सिलेंडर भाई साहब मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अरे मुझे क्यों खींच रहा है, मैं थोड़ी और चली जाऊं और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? हाँ, न्यूटन बाबा को दो, नहीं। दुनिया के हर मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, लेकिन हर फोर्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अबे शेप अलग है, एक ऐसा शेप एकदम सिलेंडर जैसा, इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बोला फॉर पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास सिमेट्री, स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करेगा। बेटा समझ में आया? ये 9वीं क्लास के बच्चे नहीं समझ पाते। 9वीं क्लास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम ही रहता है। नहीं, सेम नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के किसी भी मास के बीच लगेगा, चाहे कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि पॉइंट मास एंड स्फेरिकल सिमेट्रिक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर पाएगा। अब मान लो एक पॉइंट मास है ये m1 और ये पॉइंट मास है m2। ये दोनों मासेस अगर ये पॉइंट शेप के हैं तो इस पे लगने वाला फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करके देगा। लेकिन मान लो एक रिंग रॉड है और ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है, रॉड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे वैलिड नहीं है। रिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं है। मेरे तुम्हारे बीच जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको न्यूटन्स चाचा कैलकुलेट करके नहीं दे पाएंगे। बोलो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग चीज होती है। चलिए, अब ये जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है m2 मास को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या अट्रैक्शन ये इस तरफ कर सकता है? क्या इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है दूसरे पे 1 की वजह से? ये जो है m1 m2 को इधर खींच सकता है क्या इस लाइन पर? क्या m1 m2 को इधर खींच सकता है? F21 नहीं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो पॉइंट मास के बीच में न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स पहले की तरफ और पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स दूसरे की तरफ लगेगा। ओहो, तो क्या यहां पे इन दोनों ही फोर्सेस F12 की वैल्यू F21 के बराबर मैं लिख सकता हूं? सर वैल्यू बराबर लिख सकते हो, ये दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, वैल्यू बराबर लिख सकते हो। जितना m1 m2 पे लगाएगा उतना ही m2 m1 पे लगाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल नहीं होगा। हां, तुम ये कह सकते हो कि F21 और F12 की मैग्नीट्यूड सेम होगी। यस, मैग्नीट्यूड सेम होगी। सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऑन ईच अदर। m1 एंड m2 apply force on each other in apply force on each other in equal magnitude opposite direction, equal magnitude and opposite direction एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा ये। यस, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। बताओ क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा? यस। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। क्या सेंट्रल फोर्स होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, force along the line joining, इनका फोर्स उनको मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होगा क्या? हाँ सर, मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होगा। इनका जो फोर्स होगा F12 का मैग्नीट्यूड बोलूं या F21 का मैग्नीट्यूड बोलूं, जो एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक दूसरे पर लगने वाला, वो हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर इंटू जी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है कि ये फोर्स जो है वो सिर्फ मासेस पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करता, एक जी कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10 नहीं, जिसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जी की वैल्यू। क्या यहां पर जितना बातें बताया वो चमक गया? क्या बताया कि सर देखो एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक्जैक्टली फोर्स बराबर नहीं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है। दूसरी बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया? बोलिए, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए वैलिड है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच लग सकता है, लगने वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच लग सकता है, लेकिन सबको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कैलकुलेट उसी को किया जा सकता है जो पॉइंट और स्फेरिकल मास है, उसी के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ लगेगा। हाँ, उसका इंटीग्रेशन वगैरह से अगर रॉड आउट का निकल जाए तो अलग है, लेकिन ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा नहीं। डायरेक्टली रॉड के लिए नहीं लगा सकते, पॉइंट मास में काट के रॉड के लिए लगा सकते हैं, रिंग के लिए नहीं लगा सकते, पॉइंट मास में काट के रिंग के लिए लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं 10 बातें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताओ, 10 बातें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में 10 बातें बताओ, ग्रेविटेशन के बारे में 10 बातें बताओ। तो सबसे पहली बात, ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरी बात, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है, स्क्वायर लॉ का मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो यहां देखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तीसरी बात, बैकलॉग वाले स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए कर लीजिए, थोड़ा बहुत वेक्टर आना चाहिए बस। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि इसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। ड्रॉपर होने के नाते अगर वर्क एनर्जी पावर नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो जानते हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव आता है। तीसरा इसका रेंज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर तक लग जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, बहुत दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, इनफाइनाइट रेंज होता है। तीसरा, बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर फोर्स है नेचर में, सबसे कमजोर फोर्स है ये। 4 जो फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उन सब से ये कमजोर फोर्स है। क्या है? उन सब से ये कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर का सबसे क्या है? ये वीकेस्ट फोर्स है। फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैट की तरह कि मीडियम चेंज करोगे तो इस किसी मास पर किसी मास की वजह से फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। सेंट्रल हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन। ये मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आएगा, अभी याद रखो, मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन पार्टिकल के एक्सचेंज से ये फोर्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर लगता है। अभी याद रखो, मॉडर्न फिजिक्स में तुमको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा। और ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव ही लगेगा, रिपल्सिव नहीं हो सकता, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा। और बताओ, सेंट्रल फोर्स मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, यस ऑलवेज अट्रैक्टिव। कंजर्वेटिव, मोटा मोटा हो गया। द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टेबिलिटी का रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। सन के अराउंड जो अर्थ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है?
क्यों घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो घूम रहा है। तो ये बातें आपने यहां पर लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव है, इनफाइनाइट रेंज है। देखो ये तो चारों पांचों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेस्ट फोर्स है, फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मेडिटेड बाय ग्रेविटन, ऑलवेज अट्रैक्टिव। कितनी बातें हमने लिख दी। एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, यस लिख सकते हैं, फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। बिल्कुल इसको लिखना है, क्यों नहीं लिखोगे? एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की बात हुई थी, 10 हो गया। 10 की बात हुई थी, 10 हो गया। लॉन्ग रेंज भी लिख दिया। इसकी जैसे रेंज क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज छोटा होता है। इसका देखो रेंज कितना बड़ा है, इसका रेंज कितना बड़ा है, ठीक है ना। और फॉलो सुपरपोजिशन थ्योरम अभी बताऊंगा। फॉलो सुपरपोजिशन थ्योरम, फॉलोज सुपरपोजिशन थ्योरम, एक एक्स्ट्रा भी बता दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। क्या करता है? सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम को भी फॉलो करता है। लिख लिया। टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ही यही है, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। क्या सारी बातें लिख दी हमने? वाह यार, कितने अच्छे तरीके से तुमको समझा दिया सारी बातें। देखो कितने अच्छे तरीके से तुमको सारी बातें समझा दी। चलो अब यहां पे सबसे पहले जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो G की वैल्यू है ना, कई लोग इसको 10 मान लेते हैं। G की वैल्यू 10 थोड़ी ना है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक मास दूसरे मास पर जो फोर्स लगा रहा था ना, उनके मासेस के प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लिख के डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू मैच नहीं कर रहा था। तो उनको लगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास तो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास तो है, और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर के पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक फैक्टर जी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट क्या होगा? तो जी का यूनिट यहां से देख सकते हो, जी का यूनिट लिखना है, ये न्यूटन, हाँ सर, डिस्टेंस का स्क्वायर जाएगा मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? जी की यूनिट हो गई। क्या हो गई? जी की यूनिट हो। क्लियर है क्या? क्या हो गई? जी की यूनिट हो। समझ में आता है ये बात? बहुत आसान है यार, ये तो फुद्दू चीजें हैं। हाँ सर, फुद्दू चीजें हैं। जैसे मान लो कि एक मास है 1 kg का और डिस्टेंस r डिस्टेंस पर मैंने एक मास रखा 90 kg का। एक है 1 kg का, एक है 90 kg का। अब मैंने आपसे बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1/2, मतलब पहले 1 kg पर दूसरे की वजह से जो फोर्स लग रहा है और दूसरे पर पहले की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उनका रेशियो क्या होगा? बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछा मैंने कि 1 kg पर लगने वाला फोर्स 90 kg की वजह से और 90 kg पर लगने वाला फोर्स 1 kg की वजह से, रेशियो क्या होगा? ये बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल है। रेशियो क्या होगा? 1 kg ने 90 kg पर जो लगाया है और 90 kg ने जो 1 kg पर लगाया है, इस फोर्स का रेशियो बताओ क्या होगा? रेशियो बताओ क्या होगा? तो सर यहां पर 1 पर लगने वाला फोर्स दूसरे की वजह से जब मैं लिखूंगा तो G, पहला मास 1, दूसरा मास 90, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और दूसरे पर लगने वाला फोर्स पहले की वजह से लिखूंगा तो G इंटू 90 गुना 1 बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आपको नहीं दिख रहा? 1:1 आ जाएगा आंसर। सर लेकिन 90 kg वाला 1 kg पर जो फोर्स लगाएगा वो तो ज्यादा होना चाहिए। 90 kg वाला जो 1 kg को पकड़ के खींच लेगा और जो 1 kg वाला 90 kg पर जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं, सेम होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होता है और जिस पर लग रहा होता है वो फोर्स दोनों के मास पर डिपेंड करता है। फील आ गया तो एक बार फील लिख दीजिए कि सर बात तो सही है। वैसे देखने में लग रहा था कि भाई ये 90 kg वाला जो फोर्स लगाएगा तो इसको तो पकड़ के खींच देगा एकदम, लेकिन 90 kg जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका मास और खुद के मास पर डिपेंड करेगा फोर्स, और जब 1 kg इस पर लगाएगा तो इसके मास और खुद के मास दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लो पहले वाले पर एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ A1 और दूसरे वाले पर फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ A2। इफ A1 एंड A2 आर एक्सीलरेशन ड्यू टू देयर म्यूचुअल फोर्स, ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, देन फाइंड रेशियो ऑफ A1 बाई A2। A1 और A2 का रेशियो बताओ क्या होगा? क्या उनका एक्सीलरेशन दोनों में सेम ही प्रोड्यूस होगा? ना, एक्सीलरेशन सेम प्रोड्यूस नहीं होगा गुरु। इसको मत कर देना 1:1, नहीं तो गोली खाओगे।
ये कह रहे हैं कि 1:-1 आएगा सर जी। हाँ, फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो, स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या एक्सेलरेशन भी 1:1 होगा? गुरु नहीं 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 नहीं, एक्सेलरेशन 1:1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो होता फोर्स बटा मास, तो दोनों का फोर्स सेम लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका एक्सेलरेशन होगा F/m2। फोर्स सेम लग रहा है तो फोर्स कट जाएगा, फोर्स कट जाएगा, तो A1/A2 आ जाएगा तुम्हारा m2 बटा m1, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। मतलब A1 तुम्हारा 1 kg का है तो ये आ जाएगा 90:1, ये आएगा आंसर। A1/A2 आएगा 90:1। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? भाई साहब इसका एक्सेलरेशन 90 गुना ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। मतलब दोनों एक दूसरे में फोर्स तो सेम लगाया, लेकिन चूंकि इसका मास बहुत कम है तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा, ये हिलेगा भी नहीं और एकदम रफ्तार में पताता हुआ जाएगा। तो तुम्हारी इंटरनल फीलिंग कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। हालांकि ये भारी ऑब्जेक्ट जब हल्का को फोर्स लगाएगा और जब हल्का भारी पे फोर्स लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। देखो हो गया ना, फोर्स में गड़बड़ नहीं हुआ गुरु, फोर्स में गड़बड़ नहीं हुआ, किसमें गड़बड़ हुआ? उनके बीच जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए यहां पर ध्यान से देखो, अर्थ और पॉइंट मास के बीच में जब फोर्स देखोगे तो जितना पॉइंट मास अर्थ पे लगाता है उतना ही अर्थ पॉइंट मास पे लगाता है, जितना पॉइंट मास अर्थ पे लगाता है उतना ही अर्थ पॉइंट मास पे लगाता है। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। किधर? अपोजिट डायरेक्शन, सेम फोर्स लगाते हैं। मतलब तुम अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहे हो जितना अर्थ तुम पर लगा रहा है, सेम लगा रहे हो। जितना अर्थ तुम पर लगा रहा है तुम भी अर्थ पे उतना ही लगा रहे हो, लेकिन अर्थ को कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अर्थ का मास लाखों करोड़ों गुना तुमसे ज्यादा है और तुम पता के नीचे गिर जाओगे। लेकिन फोर्स सेम लगा है गुरु, फोर्स सेम लगा है, फोर्स सेम लगा है। बताओ एकदम आंतरिक फीलिंग आई क्या? मजा आ गया क्या? आइए अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नथिंग बट अ कहानी ऑफ अकेली पिंकी। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम समझिएगा क्या कहता है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नथिंग बट अ कहानी ऑफ अकेली पिंकी। एक पिंकी हुआ करती थी बड़े पुराने जमाने में, और ये पिंकी बहुत तन्हा अकेली जीवन बिता रही थी। ये बहुत अकेली थी, इसको अपने जीवन में किसी का तलाश था। ये है अकेली पिंकी। ये कौन है? ये है अकेली पिंकी। अकेली पिंकी मतलब तन्हा, उदास और किसी के इंतजार में जीवन गुजार रही है। आज भी किसी को इंतजार है इसको, ठीक है। ये अकेली पिंकी, ये किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रही, ना ये किसी को अट्रैक्ट कर पा रही है क्योंकि आसपास में कोई है ही नहीं, और इसको आज भी किसी का इंतजार है कि कोई जीवन में आए, उसके साथ ये दोस्ती करे, उसके साथ घूमे फिरे। बहुत अकेली है बेचारी। एक दिन इसके जीवन में आता है, एक दिन इसके जीवन में आता है रामलाल। एक दिन इसके जीवन में आता है रामलाल। एक दिन इसके जीवन में आता है रामलाल। रामलाल ने पिंकी को देखा, पिंकी ने रामलाल को देखा। रामलाल पिंकी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पिंकी रामलाल की तरफ अट्रैक्ट हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया F1। दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया F1 और बोला कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और मैं तुमसे वादा करती हूँ। पिंकी ने वादा किया कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ दोस्ती रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स लगा। इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा? मनीष राज बात कर रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओके सर, HDFC बैंक से मीना बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर्विस कॉल है, इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट टाइम टू टाइम मिल जाता है सर हर महीने। क्रेडिट कार्ड तो मैं यूज ही नहीं करता। ये जो हटो, F1 बराबर G m1m2/r²। क्या क्लियर है? ये क्लियर है? ये ठीक है। अब ये इनके जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। टाइम कम है, नहीं तो बहुत अच्छे से बात करते। इनके जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक से इनके जीवन में एक दिन आया कलुआ। इनके जीवन में एक दिन आया कलुआ। ध्यान से थोड़ा सा 2 मिनट सुनना। कलुआ आया। कलुआ ने पिंकी को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा। पिंकी कलुआ की तरफ अट्रैक्ट हो गई F2 फोर्स से, F2 फोर्स से, और कलुआ भी पिंकी की तरफ अट्रैक्ट हो गया F2 फोर्स से। कलुआ ने बोला पिंकी को कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। पिंकी बोले कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। कलुआ ने बोला तुम्हारे जीवन में कोई और है? पिंकी बोली नहीं, मेरे जीवन में तो कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, बिल्कुल अकेले हूँ, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। बोला हम दोस्ती कर लें? हाँ दोस्ती कर लें। क्या हम दोनों एक दूसरे पर इतना ही फोर्स लगाएंगे हमेशा? बोले इतना ही फोर्स लगाएंगे हमेशा। क्या मेरे फोर्स में तुम्हारे फोर्स में कोई कमी आएगी? नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। तो पिंकी ने इसे प्रॉमिस किया कि कोई भी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए एकदम लॉयल रहूंगी, मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ F2 से अट्रैक्ट होती रहूंगी।
सर ठीक है, तो सर ऐसे तो रामलाल को धोखा मिल गया। नहीं, यही तो पिंकी का टैलेंट है। इसके और रामलाल के बीच में जो फोर्स लग रहा था पहले इतना फोर्स लग रहा था, कलुआ के आने के बाद इस फोर्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये इसकी तरफ भी उतनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट होती रही जितने इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मतलब ये जब नहीं था तो भी फोर्स F1 ही था, जब ये है तो ये फोर्स F1 ही है। यही तो कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम कि इसके आ जाने से इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं हुआ, और ये इतनी टैलेंटेड है कि कमी होने भी नहीं थी। इसके जीवन में कल को आया बाबू जलेला। बाबू जलेला ने पिंकी को देखा, बाबू जलेला ने पिंकी को देखा, पिंकी ने बाबू जलेला को देखा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए F3 से। बाबू जलेला ने बोला कि तुम्हारे जीवन में कोई है? पिंकी बोली नहीं, मेरे जीवन में तो कोई नहीं, मैं तो एकदम अकेली हूं, तुम्हारे लिए तो हूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगी, हम दोनों के बीच में F3 का प्यार रहेगा। अब ये टैलेंट देखो कि ये जब नहीं था तो इन दोनों में F1 था, इन दोनों में F2 था। जब नहीं था तब, ये जब आ गया तो भी इसके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये F2 ही रहेगा। यही तो कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मतलब जब ये दोनों ही नहीं थे तो भी रामलाल और पिंकी के बीच का प्यार इतना था, और आज इन दोनों के आने के बाद भी रामलाल और पिंकी के प्यार इतना ही बना हुआ है। तो सर फर्क किस बात पे पड़ा? पिंकी के जीवन पे नेट प्यार का फर्क पड़ा। नेट पर प्यार इस पर कितना हो गया सोचो, इधर से भी गिफ्ट, इधर से भी गिफ्ट, इधर से भी गिफ्ट, और इन गधों को पता नहीं चल रहा कि इनके जैसे 4 और हैं। सोचो इस बात को। सर ये तो टैलेंटेड पिंकी है, यस टैलेंटेड पिंकी। अब ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये आया तुम्हारा फुजरी इज अ वेरी ओल्ड कैरेक्टर। ये आया, इसने पिंकी को देखा, पिंकी ने इसको देखा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया F4 से, ये अट्रैक्ट हो गया F4 से। बोला कि तुम्हारे जीवन में कोई और है क्या? नहीं, मैं तो अकेली हूं, बहुत तन्हा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तो इन सब के आने के बाद भी जब ये नहीं थे तो रामलाल और पिंकी के बीच में फोर्स कितना था? सर यही था F1। जब ये सब आ गए तो फोर्स कितना है? तो भी फोर्स इतना है। तो फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। बोलो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहते हैं? फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है, अदर ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। बट नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on it। अगर मैं पूछूं कि ये सब नहीं थे तब रामलाल और पिंकी के बीच में अट्रैक्शन कितना था? सर इतना था। अगर ये सब आ गए तो इसके बीच में अट्रैक्शन कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। तो किसी भी दो मास के बीच में जब फोर्स निकालोगे ना तो तीसरा कहां है कैसे इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। और जब नेट फोर्स निकालोगे तो सबका वेक्टर सम कर दोगे। अब बोलो नेट प्यार, नेट अट्रैक्शन ऑन पिंकी, तो नेट अट्रैक्शन ऑन पिंकी क्या हो जाएगा? F1, F2, F3 एंड F4। इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। बड़ा आसान है, बताइए आसान लगा कि नहीं लगा? तो अगर एक और आ गया तो क्या होगा? सर एक और आ गया तो पिंकी के मजे ही मजे हैं। अच्छा देखो कितनी टैलेंटेड है कि ऐसा नहीं कि इसका प्यार बट रहा है, इसके पास इनफाइनाइट प्यार है। क्या है? इनफाइनाइट प्यार। ऐसा नहीं इसका प्यार बट रहा है। ये कल जितने प्यार से रामलाल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी आज भी इतना ही है। मतलब देखो जितना टाइम रामलाल को पहले दे रही थी आज भी उतना ही टाइम दे रही है। पता भी नहीं चल रहा रामलाल को उसके साथ पीछे क्या हो गया, क्या घटना घट गए। 3 4 5 और आ गए लेकिन इसके प्यार में कोई कमी महसूस नहीं हुआ। देखो इसके प्यार में कोई कमी महसूस नहीं हुआ इसके आने के बाद। दिस इज द टैलेंट, दिस इज द रियल टैलेंट, यू नो। बताओ बताओ समझ में आया क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आया क्या? अब बताओ, अब मान लो सिस्टम में 4-5 बॉडी होंगे, मान लो सिस्टम में 4-5 बॉडी होंगे और किसी एक पर तुम फोर्स लगा रहे होगे तो क्या करोगे? सबका इंडिविजुअल फोर्स उस पर देखोगे और सबका वेक्टर सम कर दोगे।
सबका इंडिविजुअल फोर्स देखोगे और सबका वेक्टर सम कर दोगे। जो सबसे फेमस और पहला सवाल इस पे बनता है, सबसे फेमस और पहला सवाल बहुत इजी, कि भाई एक एम मास है और वैसा ही एम मास यहां रख दिया, वैसा ही एम मास यहां रख दिया और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ है मान लो L, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड पे है, तो किसी भी एम मास पर फोर्स बताओ बाकी दोनों की वजह से, बताओ। फाइंड फोर्स ऑन one object by due to remaining two, the other by to remaining two. Find force on any one. Find force on any one object due to remaining other object, other two object, remaining other two object. बताओ कितना होगा। अब यहां पे अगर वेक्टर आपको नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे। सिंपल सा वेक्टर का कंसेप्ट लगेगा सर, कैसे? तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इसको अपने लाइन ज्वाइनिंग के लोग किधर खींचेगा सर? इस लाइन पे खींचेगा। बताओ ये मास कितना m और ये मास कितना m, इस पर फोर्स देख रहा हूं मैंने एक मास ये सेलेक्ट किया, तो ये लगेगा फोर्स G और m, तो m इंटू m और दोनों के बीच में डिस्टेंस L स्क्वायर, ये फोर्स आएगा सर जी। अरे फोर्स क्या होता है? G m1 m2 by r स्क्वायर, G m1 m2 by r स्क्वायर। देखो इस पर फोर्स देखो, तो G m मास और दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब बताओ इसके वजह से इस पर फोर्स देखोगे तो इस लाइन पे लगेगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा सर? G m इंटू m बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी L, और फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है, तो इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इधर लगेगा, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इधर लगेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। अब बताओ क्या इस पर फोर्स ये भी F लग रहा है, ये भी F लग रहा है, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो नेट फोर्स सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट 60 डिग्री पर हो जाता है। सिंपल है, 2f cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो 2f cos थीटा बाई 2, तो f की वैल्यू बोलो सर, f की वैल्यू G m स्क्वायर बाई L स्क्वायर, f की वैल्यू इंटू cos 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2G m स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, √3G m स्क्वायर बाई L स्क्वायर आंसर। अच्छा, सिमेट्रिसिटी से इतना तो तुम जानते होगे, मैं रस नहीं करना चाहता, आगे मैं स्क्वायर पे, हेक्सागोनल पे, इन सब पे कराऊंगा, लेकिन एक चीज बहुत बेसिक और 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिमेट्रिसिटी से मतलब अगर रेगुलर पॉलीगन लूं मैं और सारे कॉर्नर पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रख दूं। रेगुलर पॉलीगन मतलब समझते हो? रेगुलर पॉलीगन मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऐसा मैं रेगुलर पॉलीगन लूं और सबके कॉर्नर पे आइडेंटिकल पॉइंट मास रख दूं, इसके सेंटर पे कोई अगर मैं m नॉट मास का ऑब्जेक्ट रखता हूं तो नेट फोर्स ऑन m नॉट क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको कल करके आना है, ठीक है? कल करके आना। तो ग्रेविटेशन में आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कंसेप्ट समझे, उसके लिमिटेशन समझे, ठीक है, उसके लिमिटेशन समझे और सुपरपोजिशन थ्योरम समझा, ये आपको होमवर्क करके आना। अच्छा एक और चीज, अच्छा मान लो इसको मैं रिलीज कर दूं यहां से, रिलीज्ड, then find acceleration of the object। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है उस पर लगने वाला नेट फोर्स बटा मास, फोर्स तो इतना ही लग रहा है ना, √3G m स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और इसके मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन इस पर आ जाएगा √3G m स्क्वायर से m कटेगा m बाई L स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। भाई नेट फोर्स तुमने ये निकाला, उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है? तो आज आप ज्यादा कुछ मत करना, जो मैंने रोटेशन पढ़ाया था, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, उसके सारे सवाल अच्छे से कर लीजिएगा और ग्रेविटेशन इतना पढ़ के कल आइएगा। कल सवाल होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बहुत भयंकर, वो मैं इनफाइनाइट सीरीज पे कराऊंगा, जीपी सीरीज का एप्लीकेशन होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सुपरपोजिशन थ्योरम में मजा आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, निकल लीजिए।